अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उकाशा सुहेल है और मैं एक आईओटी डेवलपर हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं रस्ट के अलावा पाइथन, सी, जावास्क्रिप्ट और असेंबली लैंग्वेज में भी कोडिंग कर चुका हूँ। मैं आईओटी बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, जैसे कि स्मार्ट होम, आईओटी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, और मैं आप लोगों को रस्ट की जो दी बुक है उसके कुछ चैप्टर्स कवर करूँगा। तो चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इनम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इनम। इनम भी आपके पास स्ट्रक्ट की तरह एक कस्टम डाटा टाइप है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में स्ट्रक्ट देखे थे, जो कि एक कस्टम डाटा टाइप थी। हमारे पास कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि एरे हो गई और टपल हो गई। हमें उन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ कस्टम डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्ट से किया था। और इनम भी एक कस्टम डाटा टाइप ही है, लेकिन स्ट्रक्ट में और इनम में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसे देखते हैं हम लोगों ने चैप्टर 5 में कुछ स्ट्रक्ट से कुछ डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन किया था, जैसे कि यूज़र हो गई। लेकिन इनम की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, कहाँ पे हम इनम से कुछ कस्टम डाटा टाइप्स को बना सकते हैं। जैसे कि हमने यूज़र को डिफ़ाइन किया था, लेकिन अगर हमारे पास एक कस्टम डाटा टाइप है और उस कस्टम डाटा टाइप के भी कुछ फर्दर वेरिएंट्स हैं, यानी कि वो कस्टम डाटा टाइप भी हमने क्लासिफाई की हुई है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक यूज़र की स्ट्रक्ट थी। अगर मैं यूज़र को क्लासिफाई कर दूँ नेशनल यूज़र्स में और इंटरनेशनल यूज़र्स में, तो हम अगर वहाँ पे कस्टम डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने जाएंगे तो हमें इनम की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यूज़र को डिफ़ाइन कर दिया। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग PIIC IoT के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं आप लोगों की एक कस्टम डाटा टाइप को बनाऊँगा, जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्ट को यूज़ करके एक कस्टम डाटा टाइप बनाता हूँ, तो मैं उस डाटा टाइप का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं फील्ड्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फर्दर क्लासिफाई करूँ, जैसे कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए और ऑन साइट स्टूडेंट्स हो गए, तो मैं स्ट्रक्ट से कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ उन्हें। मुझे उसके लिए 2 स्ट्रक्ट बनाना पड़ेंगे। एक स्ट्रक्ट बनेगा स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन के लिए, और एक स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन के लिए। अब मेरे पास एक कस्टम डाटा टाइप बन गई। अब अगर मैं इस स्टूडेंट की डाटा टाइप को, जो कि मैं कस्टम बना रहा हूँ, उसे मैं इनम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो उसको कैसे करेंगे। अब ज़रा कोड में आते हैं और हम ये देखते हैं कि हम इनम से एक कस्टम डाटा टाइप को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्ट्रक्ट डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है स्ट्रक्ट। इनम के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है इनम। हमने इनम का कीवर्ड लिखा। इनम के कीवर्ड के बाद, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, जो PIIC के IoT स्टूडेंट्स हैं, हम उसे ऑनलाइन में और ऑन साइट में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मैं इस इनम का नाम अब मैं स्टूडेंट दे देता हूँ। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास स्टूडेंट की जितनी टाइप्स हैं, यानी कि मेरे पास जितने उसके स्टूडेंट के वेरिएंट्स हैं वो मैं डिफ़ाइन कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएंट्स थे, एक था ऑनलाइन और एक था ऑन साइट। तो मैं बारी बारी ऑनलाइन कॉमा और ऑन साइट मैंने दोनों वेरिएंट्स को डिफ़ाइन कर दिया। अभी हमने कोड में ये देखा कि हम इनम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इनम को डिफ़ाइन करने के लिए आपने इनम का कीवर्ड लिखा, उसके बाद इनम का नाम दिया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनम के आपके पास, यानी कि उस कस्टम डाटा टाइप के जितने वेरिएंट्स हैं आपने उनके नाम लिख दिए। मेरे पास यहाँ पे 2 ही वेरिएंट्स थे, जो कि ऑनलाइन और ऑन साइट थे, तो मैंने दोनों डिफ़ाइन कर दिए। अब आपके पास एक कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन हो चुकी है जिसके 2 वेरिएंट्स हैं। अब स्ट्रक्ट में हमने जब एक कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन की थी, तो हम उसके इंस्टेंसेस भी बना सकते थे। इसी तरह बिल्कुल आप इनम के भी इंस्टेंसेस बना सकते हैं।
तो अब हम कोड में देखते हैं कि हम इनम के इंस्टेंसेस कैसे बना सकते हैं। हम लोग इनम के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, लेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे जिस तरह हम लोग स्ट्रक्ट में करते थे। उसके बाद उस वेरिएंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं student1 उस इंस्टेंस का नाम देता हूँ, आगे मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ। उसके बाद मैं जिस इनम की इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ मैं उस इनम का नाम दूंगा। मेरे पास यहाँ पे इनम का नाम है स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया। लेकिन यहाँ तक इनफ नहीं है, मुझे उसके बाद उस डाटा टाइप के उस वेरिएंट को भी एक्सेस करना पड़ेगा। यानी कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस वेरिएंट की इंस्टेंस बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, तो वो या तो ऑनलाइन हो सकता है या ऑन साइट हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। तो मुझे बताना पड़ेगा वो या तो ऑनलाइन है या ऑन साइट। तो मैं यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ करूँगा वेरिएंट को एक्सेस करने के लिए, और उसके बाद मैं वेरिएंट का नाम लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं student1 की जो इंस्टेंस बना रहा हूँ वो ऑनलाइन के लिए है, तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करके सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट इंस्टेंस बना रहा हूँ student2 की, वो मैं ऑन साइट के लिहाज से बना लेता हूँ। मैंने इनम का नाम लिखा, इनम के नाम के बाद मैंने दो दफ़ा डबल कॉलन लगा दिए और मैंने ऑन साइट लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास दो इंस्टेंसेस बन गई। दोनों की जो डाटा टाइप है वो सेम है, लेकिन जो वेरिएंट्स है वो अलग है। student1 बिलोंग करता है ऑनलाइन वेरिएंट से और student2 ऑन साइट से। हम इन दोनों वेरिएंट्स को प्रिंट करवा के देख सकते हैं। हमने जो इंस्टेंसेस बनाई हैं, हम इन दोनों इंस्टेंसेस को प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि वो किस वेरिएंट से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट की कमांड लिखता हूँ और मैं student2 को प्रिंट करवा देता हूँ। मुझे यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा और मुझे इनम के ऊपर ड्राइव डीबग का ट्रेड भी लगाना पड़ेगा। अब मैं अपने कोड को रन करूँगा, कार्गो रन। तो मैंने student2 की जो इंस्टेंस है उसे प्रिंट करवाया था। मेरे पास उसका जो वेरिएंट है वो किस वेरिएंट से बिलोंग करता है वो प्रिंट हो गया। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि हम इनम को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनकी इंस्टेंसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं उनके जो दो वेरिएंट्स थे मेरे पास, तो मैंने दोनों वेरिएंट्स की जो इंस्टेंसेस थी उनको बना लिया, हमने कोड में देखा। अब हम आ जाते हैं बुक की एग्जाम्पल के ऊपर। बुक में जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वो है आईपी एड्रेस की। तो अगर मेरे पास कोई कहे कि आईपी एड्रेस की एक कस्टम डाटा टाइप मुझे बना के दो, तो मैं क्या करूँगा। अब आईपी एड्रेस के हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं, दो वर्जन्स हैं हमारे पास आईपी एड्रेस के। एक को हम कहते हैं वर्जन 4, एक को कहते हैं वर्जन 6। और जो वर्जन 6 है वो हमारे पास 1998 में आया था। वर्जन 4 उससे पहले से हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर कोई मुझे 1998 से पहले कहता कि आईपी एड्रेस की एक कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन कर दो, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल स्ट्रक्ट के साथ उसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर देता, क्योंकि मेरे पास आईपी एड्रेस का एक ही वर्जन था। लेकिन 1998 के बाद मेरे पास उसका जो सेकंड वर्जन है वो वर्जन 6 है, वो आ गया। अब मेरे पास जो डाटा टाइप है जिसको मुझे डिफ़ाइन करना है उसके दो वेरिएंट्स हैं, उसके दो वर्जन्स हैं, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 है, जो कि आपको बुक में एग्जांपल दी गई है। तो अब अगर मुझे कोई कहेगा कि आईपी एड्रेस की एक कस्टम डाटा टाइप मुझे बना के दो, तो मैं उसे कैसे करूँगा। अब हम इसे कोड में देखते हैं। main.rs की फाइल के अंदर अपना कोड लिखूँगा। अब हम लोग बुक की एग्जाम्पल को देखते हैं। बुक की एग्जाम्पल हमें कहती है कि आईपी एड्रेस को एक कस्टम डाटा टाइप की सूरत में डिफ़ाइन कर दो। तो अब हमारे पास आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स हैं, तो उन्हें हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एक इनम बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने इनम का कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद मैं इनम का नाम दूंगा।
अब इनम का नाम जिस तरह वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इसी तरह इनम का नाम भी आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ IP एड्रेस काइंड। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं अपने वेरिएंट्स यानी कि मैं जो कस्टम डाटा टाइप क्रिएट कर रहा हूँ वो कितने वेरिएंट्स में क्लासिफाई हुई है। मेरे पास यहाँ पे जो IP एड्रेस है वो 2 वेरिएंट्स में है, तो मैं एक को यानी कि एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6, तो मैं एक को V4 और सेकंड को V6 कह देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह मैं उन दोनों की इंस्टेंसेस बनाता हूँ। इंस्टेंस का नाम जो कि बिल्कुल उसी तरह मैं इंस्टेंसेस बनाता हूँ, इंस्टेंस का नाम दूंगा, उसके बाद मैं इनम का नाम दूंगा और फिर उस इनम के कौन से वेरिएंट की इंस्टेंस है वो मैं डबल कॉलन लगा के डिफाइन करूंगा। अब मैं सेकंड इंस्टेंस डिफाइन करता हूँ जिसका नाम मैं 6 दे देता हूँ और उसके बाद इनम का नाम डबल कॉलन लगा के उसके उस वेरिएंट का नाम। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इनम की इंस्टेंस बना सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा जो कि बुक की एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने IP एड्रेस को डिफ़ाइन किया है, यानी कि IP एड्रेस की एक कस्टम डाटा टाइप को डिफ़ाइन किया। हमने उसको कोड में देख लिया। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि हम इनम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी इंस्टेंस से कैसे बना सकते हैं। जब हम लोग स्ट्रक की इंस्टेंस बना रहे थे तो स्ट्रक के अंदर हम कुछ फील्ड्स डिफ़ाइन कर रहे थे, यानी कि हम उस इंस्टेंस के साथ स्ट्रक के अंदर कुछ डाटा भी इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन हमने जो इनम की इंस्टेंस देखी है उसमें हम लोग कोई डाटा इंसर्ट नहीं कर रहे, कोई डाटा उस इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं कर रहे। अब अगर हम चाहें कि मैं इनम की इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ और उसके साथ कुछ डाटा भी ऐड करना चाहता हूँ तो उसके 2 मेथड हैं। हम लोग सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 हमें ये कहता है कि आप एक सेपरेट स्ट्रक्ट बनाओ, उस स्ट्रक्ट की एक फील्ड बनाओ। जो मेथड नंबर 1 है हम उसे कोड में देखते हैं। मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, उसके बाद में स्ट्रक्ट का नाम दिया मैंने IP एड्रेस। अब मैं स्ट्रक्ट के अंदर एक फील्ड डिफाइन कर देता हूँ जो कि उसको ये बताएगी कि इसकी वेरिएंट कौन सा है, यानी कि इस इंस्टेंस का वेरिएंट क्या है। तो मैं यहाँ पे इस फील्ड का नाम दे देता हूँ काइंड और इसकी डाटा टाइप जो मैंने इनम बनाई थी वो मैं दे देता हूँ जो कि है मेरे पास IP एड्रेस काइंड, कॉमा लगा के सेकंड फील्ड जो कि IP एड्रेस है इटसेल्फ। तो मैं IP एड्रेस को एज अ डाटा हर इंस्टेंस के साथ स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एड्रेस की एक फील्ड बनाई मैंने, कॉलन लगा के आगे मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। अब हम देखेंगे कि अब हम किस तरह डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं इनम्स को यूज़ करके। हम इस स्ट्रक्ट की एक इंस्टेंस बनाएंगे। मैंने इंस्टेंस का नाम दे दिया IP एड्रेस 1। उसके बाद मैंने स्ट्रक्ट का नाम दिया। अब मैं इसकी फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो पास करूँगा। तो मेरे पास सबसे पहली फील्ड है काइंड की, मैंने काइंड लिखा। अब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो IP एड्रेस 1 है वो कौन से वेरिएंट से बिलोंग करता है, V4 है या V6। मैंने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप डिफाइन की हुई है जो मैंने कस्टम बनाई थी, यानी कि IP एड्रेस काइंड। तो मैं IP एड्रेस काइंड लिखूँगा और उसके साथ मुझे वेरिएंट भी देना लाजमी है क्योंकि मैं एक इनम को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल V4 लिख देता हूँ। सेकंड फील्ड मेरे पास एड्रेस है और इसकी डाटा टाइप मेरे पास स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रॉम और इसके अंदर मैंने IP एड्रेस पास कर दिया।
अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। कार्गो रन, हमारे पास ये कोड रन हो गया। इसका मतलब है कि ये इंस्टेंस क्रिएट हो गई। अब हम इस इंस्टेंस को प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी मैंने और उसके बाद मैंने इंस्टेंस का नाम दे दिया। अब अगर मैं इस इंस्टेंस को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे स्ट्रक और इनम के ऊपर ड्राइव डीबग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्मेटेड लगाना पड़ेगा। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास जो इंस्टेंस थी वो प्रिंट हो चुकी है और साथ में काइंड में आप नोट कर सकते हैं कि उसका जो वेरिएंट है यानी कि v4 वो आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप इसे थोड़ा फॉर्मेट और अच्छा करना चाहें तो कॉलन और क्वेश्चन मार्क के बीच में एक हैश ऐड कर लें। अब अगर आप प्रिंट करेंगे तो थोड़े फॉर्मेटेड अंदाज में प्रिंट हो जाएगी। जिस तरह हम लोगों ने v4 की एक इंस्टेंस बनाई है बिल्कुल उसी तरह हम लोग v6 की भी बना सकते हैं। मैंने इस इंस्टेंस का नाम IP एड्रेस 2 दिया, उसके बाद मैंने स्ट्रक्ट का नाम दे दिया। काइंड में मैंने उसको v6 बता दिया और एड्रेस स्ट्रिंग फ्रॉम, और ये मेरे पास एक एड्रेस है जो कि वर्जन 6 का एड्रेस है। मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। अब हम कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो दोनों इंस्टेंस हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। मेथड 1 में हमने ये देखा कि हम इनम की इंस्टेंस के साथ अगर डाटा ऐड करवाना चाहते हैं तो हम एक स्ट्रक्ट अलग से बना के उसमें एक फील्ड बनाएंगे जो कि काइंड, जिसका हमने नाम दे दिया, और उसकी जो डाटा टाइप है वो उस कस्टम जो इनम हमने बनाई है वो दे देते हैं। और साथ में उसके बाद फिर जब इंस्टेंस बना रहे होते हैं तो वर्जन हम डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास जो मेथड 2 है उसमें हम ये देखेंगे कि हम लोग एक इनम की जो इंस्टेंस बना रहे हैं और उसके साथ डाटा ऐड करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास मेथड 1 में स्ट्रक्ट को बनाना लाजमी था, लेकिन जो मेथड 2 है वो स्ट्रक्ट के बगैर भी हम लोग डाटा को ऐड करवा सकते हैं। तो हम लोग अब कोड में देखते हैं कि हम लोग डाटा को ऐड कैसे करवा रहे हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब हम लोग मेथड 2 में ये देखेंगे कि अगर हम इनम की इंस्टेंस के साथ डाटा ऐड करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं। मैं एक इनम डिफाइन कर देता हूँ, IP एड्रेस, और उसके साथ उसके दो वेरिएंट्स जो हमारे पास हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए, v4 और v6। हम मेथड 2 में जो हम वेरिएंट डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ एक डाटा टाइप भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ और v6 में भी स्ट्रिंग लिख देता हूँ। तो अब हम जब इस इनम की इंस्टेंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं v4 की बनाता हूँ तो हम देखते हैं कि हम डाटा किस तरह ऐड करवा सकते हैं। मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ, IP एड्रेस 1, उसके बाद मैं इनम का नाम दूंगा और उसके बाद मुझे वर्जन भी देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब मैं इनम के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ कि जब कोई भी v4 की इंस्टेंस बनाएगा
तो साथ में वो एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी दे सकता है। तो उस स्ट्रिंग को लेने के लिए मैं यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ये मेरे पास एक इंस्टेंस हो गई। बिल्कुल इसी तरह मैं सेकंड इंस्टेंस बना लेता हूँ। मुझे इस इनम की इंस्टेंस बनाना है तो मैं इनम का नाम दूंगा, उसके बाद मैं वर्जन का नाम दूंगा। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जब वर्जन 6 की भी कोई इंस्टेंस बनाए तो साथ में वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा देगा। मैंने स्ट्रिंग लिखा और कुछ डाटा पास कर दिया। मैं ड्राइव डीबग का ट्रेट लगा देता हूँ और इन दोनों इंस्टेंसेस को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। मैंने प्रिंट की कमांड एक इंस्टेंस के लिए लिखी और वही सेम कमांड सेकंड इंस्टेंस के लिए। अब मैं अपना कोड रन करता हूँ। तो मेरे पास जो दोनों इंस्टेंस को मैंने प्रिंट करवाया था वो डाटा के साथ प्रिंट हो चुकी हैं। तो हमने मेथड 2 में देखा कि अगर हम इनम की किसी भी इंस्टेंस के साथ डाटा को ऐड करवाना चाहें, यानी कि डाटा को एज अ इनपुट लेना चाहें, तो हम जब इनम को डिफ़ाइन कर रहे होंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके जो वेरिएंट डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके साथ अगर आप कोई डाटा टाइप लिख देंगे तो यूज़र को उस इंस्टेंस को बनाते हुए वो डाटा टाइप का डाटा देना लाजमी होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वेरिएंट, जैसा कि हमने देखा कि V4 और V6 दोनों में हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा इनपुट लिया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों वेरिएंट सेम टाइप का डाटा इनपुट लें। आप दोनों को अलग अलग डाटा टाइप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि V4 को मैं स्ट्रिंग ही रखूँ लेकिन V6 से मैं एक टपल इनपुट ले लूँ, तो हम इसे कोड में देखते हैं। जहाँ पे मैंने V6 को डिफ़ाइन किया है और मैंने स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पे आके मैं एक टपल लिख देता हूँ। अनसाइंड 32 बिट इंटीजर की टपल एक है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब जब मैं V6 की इंस्टेंस बनाऊंगा तो साथ में मुझे एक टपल टाइप का डाटा देना लाजमी है। मैंने V6 लिखा। अब यहाँ पे मैं एक टपल टाइप का डाटा पास करूंगा जो कि आप इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं पूरा देना चाहूँ यानी कि 127.0.0.1 तो मैं यहाँ पे इसको एक इंडेक्स और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे 4 एलिमेंट मैंने पास कर दिए। अब इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारे पास जो V4 का जो डाटा प्रिंट हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप में है और V6 का एक टपल फॉर्म में है। तो हमने ये देखा कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो इनम है उसके दोनों वेरिएंट्स हैं उसके साथ हम सेम डाटा टाइप लिखें। हम दो डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा भी ले सकते हैं इनपुट के तौर पे। अब हम लोग अपने इनम के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कस्टम डाटा टाइप है जो कि मैसेज है, हमें उसे डिफ़ाइन करना है। अब अगर कोई कहता कि आप मैसेज की एक कस्टम डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर दो तो मैं स्ट्रक्ट को यूज़ करता, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं। मैं मैसेज को 4 वेरिएंट्स में क्लासिफाई कर चुका हूँ। एक मेरे पास मैसेज है जो कि क्विट है यानी कि ख़त्म कर दो। एक मेरे पास मैसेज है राइट यानी कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कुछ लिख के भेजना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास मैसेज है जो कि मूव है यानी कि मैं
एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि मूव कर जाओ इस जगह पे, और मेरे पास एक और मैसेज है कि चेंज कलर, यानी कि मैं एक कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो क्विट है, मैं उसके साथ कोई डाटा नहीं देना चाह रहा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं क्विट बोलूँ तो ख़त्म कर दो, कोई डाटा देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं मैसेज को राइट करना चाह रहा हूँ तो मैं साथ में कुछ डाटा दूंगा कि भाई इस डाटा को आप राइट कर दो। यहाँ पे मेरे पास जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। मेरे पास जो तीसरी टाइप है यानी कि मूव, तो मैं वहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट पे मूव कर जाओ, यानी कि एक्स वाई, मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है, मैं चाह रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट पे मूव कर जाओ। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। और मेरे पास जो लास्ट टाइप है कि चेंज कलर, तो वहाँ पे कलर्स को मैं कुछ नंबर्स में डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि कलर को चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैं एक टपल को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि कोडिंग में इस मैसेज की जो कस्टम डाटा टाइप है उससे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। अब हमारे पास एक मैसेज की कस्टम डाटा टाइप है जिसके 4 वेरिएंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैसेज की एक इनम डिफ़ाइन करूँगा। इनम को डिफ़ाइन करने के लिए इनम का कीवर्ड, कीवर्ड के बाद इनम का नाम यानी कि कस्टम डाटा टाइप का नाम। तो मेरे पास यहाँ पे नाम है मैसेज, मैं मैसेज नाम दे देता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास इस कस्टम डाटा टाइप के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। ये मेरे पास 2 भी हो सकते हैं, 4 भी और 10 भी। हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहला मेरा वेरिएंट है क्विट। मैं क्विट के साथ कोई डाटा टाइप को असाइन नहीं करना चाह रहा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मैसेज मैं भेजूँ तो सिंपल क्विट कर दो। सेकंड मेरा है राइट। इसके साथ मैं एक स्ट्रिंग का डाटा दूंगा कि जो मैं राइट का मैसेज भेज रहा हूँ तो ये जो स्ट्रिंग है इससे राइट कर दो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। थर्ड टाइप है मूव। मूव के साथ मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्ट डिफाइन कर देता हूँ जिसमें मैं एक्स और वाई, 2 फील्ड्स हैं मेरे पास और दोनों की टाइप है i32। और सपोज कर सकते हैं आप ये कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इस जगह पे आप मूव कर जाओ। चौथी टाइप है मेरे पास चेंज कलर। यहाँ पे मैं एक टपल डिफाइन कर देता हूँ। हर कलर का कुछ ना कुछ कोड होता है, हम उस कोड को नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टपल बना देता हूँ जो कि 3 एलिमेंट्स हैं इसमें और तीनों की डाटा टाइप U32 है। अब हम लोग एक मैसेज की कस्टम डाटा टाइप डिफाइन कर चुके हैं जिसके 4 वेरिएंट्स हैं, यानी कि हम 4 टाइप के मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक इंस्टेंस बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट message1 और इसकी टाइप में रखता हूँ क्विट। मेरे पास ये मैसेज है और उसका वेरिएंट क्या है क्विट। अब अगर मैंने मैसेज की जो कस्टम डाटा टाइप बनाई है उसमें कोई यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन नहीं की है, तो मुझे यहाँ पे कोई डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में मैसेज की इंस्टेंस बनाता हूँ message2, जो कि मैं वेरिएंट चूज़ करता हूँ वो है राइट, यानी कि मैं कोई मैसेज राइट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि भाई ये जाके राइट कर दो। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा जो कि मैं डिफाइन कर चुका था अपने इनम में, और मेरा मैसेज है हेलो हाउ आर यू। मैं थर्ड इंस्टेंस बनाता हूँ जिसका नाम मैं message3 रखता हूँ। लेट message3
इज इक्वल टू इनम का नाम, क्योंकि मैं इस इनम की इंस्टेंस बना रहा हूँ। उसके बाद उसका वेरिएंट देना पड़ेगा मुझे, वेरिएंट मूव। अब मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रक्ट डिफाइन की थी तो साथ में मैं एक स्ट्रक्ट दूंगा और x और y की वैल्यूज दे दूंगा। 10 और y मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल -9। मैं थर्ड इंस्टेंस बनाता हूँ, लेट मैसेज 4 इनम का नाम, क्योंकि मैं इसकी इंस्टेंस बना रहा हूँ। उसके बाद वेरिएंट जो कि मेरे पास है चेंज कलर। अब मैंने अगर यहाँ पे टपल डिफाइन की है तो मुझे यहाँ पे भी एक टपल पास करना पड़ेगी, जो कि मैं एक टपल यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब मैं कोड को रन करता हूँ। अगर कोई एरर नहीं होगा तो कोड चल जाएगा। मेरे पास ये कोड चल गया। अच्छा, ये जो वार्निंग्स आ रही होती हैं तो ये बात नोट डाउन करने की है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और हमने उसे यूज़ नहीं किया तो रस हमें ये वार्निंग्स देता है। अब हम इन वेरिएबल्स को यूज़ भी कर लेते हैं। मैं इन सबको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी मैंने और मैसेज 1 मैंने यहाँ पे फॉर्मेटेड लगाया और मैंने चारों इंस्टेंसेस को यहाँ पे बता दिया। अब क्योंकि मैं इस इनम की पूरी इंस्टेंस को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ड्राइव डीबग का ट्रेड भी लगाना पड़ेगा मुझे। मैंने ट्रेड भी लगा दिया। अब मैं कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास जो चारों इंस्टेंसेस थी वो प्रिंट हो गई, क्विट, राइट, मूव और चेंज कलर। और मेरे पास उन इंस्टेंसेस के साथ जो मैंने डाटा अटैच किया था, जैसे राइट की इंस्टेंस जो बनाई थी मैंने, उसके साथ मैंने हेलो हाउ आर यू दिया था, तो वो डाटा भी आपके साथ प्रिंट हो गया। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल और देखी इनम की, जिसमें हमने एक मैसेज की डाटा टाइप को डिफाइन किया जिसके 4 वेरिएंट्स थे और हमने उन चारों वेरिएंट्स के साथ कोई ना कोई डाटा टाइप को अटैच किया। एक वेरिएंट के साथ जो कि क्विट था उसके साथ हमने कोई डाटा टाइप अटैच नहीं की और बाकी जो 3 वेरिएंट थे, एक के साथ स्ट्रक्ट, एक के साथ स्ट्रिंग और एक के साथ टप्पल अटैच की और हमने उन चारों की इंस्टेंस बनाई और जो हमने डाटा टाइप अटैच की थी वो इंस्टेंस के साथ वही डाटा टाइप का डाटा पास किया और फिर हमने उन चारों को प्रिंट करवा दिया और हमारे पास जो टर्मिनल पे आउटपुट आया उन चारों की जो इंस्टेंसेस थी उनके साथ जो डाटा टाइप था वो प्रिंट हो गया। तो जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुका था कि अगर हमें एक कस्टम डाटा टाइप को डिफ़ाइन करना हो और उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई हो, यानी कि हमारे पास उसके फर्दर वेरिएंट्स हों, तो हम उसके लिए इनम को यूज़ करेंगे। और अगर हम उसे स्टिल स्ट्रक्ट के साथ डिफ़ाइन करें तो हमें जितने वेरिएंट्स हैं उसके, हमें उतनी ही स्ट्रक्ट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब साथ में स्लाइड है, आप इस कोड में देख सकते हैं कि अगर हमने ये जो मैसेज की डाटा टाइप है जो हमने इनम के थ्रू बनाई है, अगर हम इसे स्ट्रक्ट के साथ डिफ़ाइन करें तो ये कैसे दिखेगी, आप जो साथ में स्लाइड है इसमें देख सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्ट में मेथड्स डिफ़ाइन किए थे, यानी कि हमने एक कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन की स्ट्रक्ट के साथ और उसके साथ कुछ मेथड भी डिफ़ाइन किए थे। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग इनम के साथ भी कुछ मेथड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसे डिफ़ाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने स्ट्रक्ट में किया था, आप एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाएंगे। उस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर आप फंक्शंस डिफ़ाइन करेंगे जिसे हम मेथड्स कहते हैं। अब हम कोड में देखते हैं कि हम इनम्स के साथ कैसे मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज की कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन है इनम के साथ। अब अगर मैं इस कस्टम डाटा टाइप के साथ कोई फंक्शन यानी कि मेथड मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा? बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्ट में एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया था, हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है IMPL। उसके बाद
जो मेरी इनम का नाम है यानी कि कस्टम डाटा टाइप का नाम है वो है मैसेज। मैंने मैसेज लिखा, इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं मेथड्स डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कॉल। जिस तरह जब आपने स्ट्रक्ट डिफाइन किया था, स्ट्रक्ट के साथ कुछ मेथड डिफाइन किए थे, तो उसका जो पहला पैरामीटर था वो था सेल्फ। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो इनम है इसके साथ जो मेथड्स हैं उसका पहला पैरामीटर भी सेल्फ ही होगा। सेल्फ लिखा, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं बॉडी के अंदर आ गया। तो मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर मैंने मेथड का नाम दे दिया जो है कॉल, और इसका पहला पैरामीटर। तो मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया उसका, तो मुझे इस इनम के साथ एक मेथड को डिफाइन करना था, जिसके लिए मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया और उसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया जो है कॉल, और उसका पहला पैरामीटर बिल्कुल स्ट्रक्ट की तरह सेल्फ होगा। अब मैं इस मेथड की बॉडी के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, यानी कि जब भी ये मेथड कॉल हो तो वो प्रिंट कर दे जो इंस्टेंस है, यानी कि मैं इस इनम की जो इंस्टेंस बनाऊंगा वो अभी देखते हैं, यानी कि वो उस इंस्टेंस को ही प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ, क्योंकि जो सेल्फ होता है वो आपकी इंस्टेंस को पॉइंट करता है। यहाँ पे मुझे फॉर्मेटेड लगाना पड़ेगा। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर आया हूँ। अब हम लोग मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं जो हमने अभी डिफाइन किया है। मेथड को यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले कोई ना कोई इंस्टेंस बनानी पड़ेगी। इंस्टेंस बनाने के लिए मैं लेट का कीवर्ड यूज़ किया, मैंने MSG मैंने इंस्टेंस का नाम दे दिया, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इनम का नाम दूंगा। अब मेरे पास 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं, मैं राइट की इंस्टेंस बना लेता हूँ। मुझे इसके साथ जो डाटा टाइप देनी है वो है स्ट्रिंग, जो मैं इनम की डेफिनेशन में डिफाइन कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ हाय हाउ आर यू। अब मेरे पास एक इंस्टेंस बन चुकी है, मैं अपने कोड को सेव करता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। मेरा कोड रन हो जाएगा, लेकिन इसने कोई चीज़ प्रिंट नहीं की, क्योंकि मैंने अपने कोड में सिर्फ एक इंस्टेंस बनाई है अभी। जिस तरह हम लोगों ने पिछले कोड में इंस्टेंस को प्रिंट करवाया था, तो मैंने वो प्रिंट का कोड इस मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया है। अब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। मेथड को कॉल करने के लिए जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। मैं इंस्टेंस का नाम दूंगा, इंस्टेंस के नाम के बाद डॉट, डॉट के बाद मेथड का नाम जो कि कॉल है, और कॉल के बाद पैरेंथेसिस लगा दिए सेमीकोलन। इससे वो आपका मेथड कॉल हो जाएगा, और जब वो मेथड कॉल होगा तो पहला पैरामीटर सेल्फ लेगा, और सेल्फ क्या है, ये इंस्टेंस मैसेज, और मैसेज को मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो यानी कि जो ये इंस्टेंस है मैसेज, उसे ही वो प्रिंट कर देगा। अब मैं इसे कोड को रन करता हूँ। कोड को रन किया तो मेरे पास जो इंस्टेंस थी वो इटसेल्फ प्रिंट हो गई। अब मैं एक इंस्टेंस और बना के यूज़ करता हूँ इसी मेथड को। मैंने एक इंस्टेंस और बना दी जिसका नाम मैंने MSG2 दे दिया। उसके बाद मैंने इनम का नाम दिया, और ये इंस्टेंस मैं चेंज कलर की बना लेता हूँ, चेंज कलर। और यहाँ पे मुझे टपल देनी है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने एक टपल दे दी, और अब मैं इस कस्टम डाटा टाइप जो कि इनम है, इसकी किसी भी इंस्टेंस के साथ मैं इस मेथड को कॉल करवा सकता हूँ। जैसे मैंने जो मैसेज बनाया था वो मैसेज मैंने राइट के वेरिएंट को यूज़ करके बनाया था, और जो मैसेज 2 की इंस्टेंस है वो मेरे पास चेंज कलर की इंस्टेंस है। लेकिन क्योंकि मैंने ये जो मेथड है वो इस पूरी कस्टम डाटा टाइप जो कि इनम है इस पर डिफाइन किया है, तो मैं
इस पूरी डाटा टाइप से बनने वाली किसी भी इंस्टेंस के ऊपर इस मेथड को कॉल करवा सकता हूँ। तो मैंने जो पहली इंस्टेंस थी उस पर कॉल करवा दिया और सेकंड इंस्टेंस जो कि MSG2 है उसके ऊपर भी मैं कॉल करवा देता हूँ। मैंने फंक्शन का सिंटैक्स लिखा, अब इसे मैं रन करता हूँ। मैं रन किया तो वो इस जो सेकंड इंस्टेंस थी मेरी, जो कि चेंज कलर के वेरिएंट से बनाई थी मैंने, उस पर भी वो मेथड कॉल हो गया। तो हमने इस कोड में देखा कि अगर हम किसी कस्टम डाटा टाइप जो कि इनम के साथ बना रहे हैं उसके ऊपर भी मेथड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल स्ट्रक्ट वाला, कि मैं एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाऊंगा। उस ब्लॉक के अंदर मुझे जितने मेथड उस कस्टम डाटा टाइप जो कि इनम है उस पर इम्प्लीमेंट करने हैं, मैं वो सारे मेथड डिफ़ाइन कर दूंगा। हमने एक ही मेथड बनाया जिसका नाम कॉल रखा और बिल्कुल स्ट्रक्ट की तरह इसका पहला पैरामीटर भी सेल्फ होगा जो कि इंस्टेंस को पॉइंट करता है। मैंने सेल्फ लिखा और बॉडी के अंदर मैंने उसी सेल्फ को प्रिंट करवा दिया। तो इस इनम से बनने वाली किसी भी इंस्टेंस के ऊपर आप इस मेथड को कॉल करवा सकते हैं। इनम में हम लोगों ने अब तक ये देखा है कि हम लोग इनम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनकी इंस्टेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने इनम की इंस्टेंसेस बनाई हैं हम उनको फंक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्ट की इंस्टेंसेस को फंक्शन के अंदर पास किया था, बिल्कुल उसी तरह आप लोग इनम की इंस्टेंसेस को भी फंक्शन में पास करेंगे। बिल्कुल सिंपल, आप ये फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन के जो पैरामीटर होता है आप पैरामीटर का नाम देंगे। पैरामीटर का नाम देने के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद जहाँ पे डाटा टाइप है तो डाटा टाइप लिखते हुए आपने स्ट्रक्ट का नाम दिया था। अब इनम हमारे पास एक कस्टम डाटा टाइप है तो हम यहाँ पे इनम का नाम देंगे और दैट्स इट। हम कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि वो फंक्शन किसी भी वर्जन को यानी किसी भी वेरिएंट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम इसे कोड में देखते हैं कि हम किस तरह पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, कार्गो न्यू पार्ट 1। मैं VS कोड में खोल लेता हूँ इसे। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो कल हमने इनम डिफ़ाइन की थी हम उसे ही देखेंगे। हमने कल जो IP एड्रेस की इनम डिफ़ाइन की थी उसमें हमारे पास दो वेरिएंट्स थे। तो सबसे पहले हम लोग एक IP एड्रेस के नाम से इनम डिफ़ाइन कर देते हैं। इनम का कीवर्ड लिखा, IP एड्रेस का नाम दिया और हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के जितने वेरिएंट्स हैं वो हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब मैं इसकी एक इंस्टेंस भी बना लेता हूँ जिसका नाम let4 इज इक्वल टू IP। उसके बाद मैं उसका वेरिएंट दूंगा जो कि V4 है और मैं इसी तरह एक V6 की भी इंस्टेंस बना लेता हूँ। अब मैं अगर इन दोनों इंस्टेंसेस को फंक्शन में पास करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, fn का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम राउट दे देता हूँ। उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी कि जो मैं पैरामीटर ले रहा हूँ वेरिएबल उसका नाम जो मैं x दे देता हूँ, कॉलन, कॉलन के बाद डाटा टाइप। मेरे पास यहाँ पे डाटा टाइप है IP एड्रेस काइंड, मैंने वो डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गया। अब मैं मेन फंक्शन में इस राउट फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैंने फंक्शन का नाम दिया और उसमें जो मैंने इंस्टेंस V4 की बनाई थी वो मैंने पास कर दी। और बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो सेकंड इंस्टेंस है जिसकी डाटा टाइप तो सेम है लेकिन वर्जन चेंज है वो भी मैंने पास कर दी। और अब मैं कोड को रन करता हूँ। कार्गो रन
मेरा कोड रन हुआ और बगैर किसी एरर के एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि अगर हम किसी फंक्शन में एक इनम की इंस्टेंस पास करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाटा टाइप में उस इनम का नाम दे देंगे और वो फंक्शन उस इनम के किसी भी वेरिएंट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन इनम। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि है नल वैल्यूज़ का। आप लोगों में से अगर किसी की रस्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसे नल वैल्यूज़ का नहीं पता होगा, लेकिन अगर किसी ने रस्ट के अलावा कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है तो उसे नल वैल्यूज़ का पता है कि नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अच्छा, अब मैं नल वैल्यूज़ को थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ। नल वैल्यू को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू 6, तो मेरे पास x में कोई वैल्यू सेव है, यानी कि जो कि 6 है। इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम, आगे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो मेरे पास उस y वेरिएबल में वो स्ट्रिंग सेव है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू सेव नहीं है, यानी कि वो खाली है, तो वो मेरे पास नल है। ये हमारे पास नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग वेरिएबल्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक टाइप के वेरिएबल्स होंगे जिनकी कोई ना कोई वैल्यू सेव होगी, यानी कि जिनके साथ कोई ना कोई वैल्यू अटैच होगी, और एक टाइप के वेरिएबल ऐसे होंगे जो कि खाली होंगे, यानी कि वो नल होंगे। तो अब हमारे पास जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एग्जैक्ट जो नल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं है, लेकिन हम उसे हैंडल करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए हमारे पास आ जाती है ऑप्शन इनम। तो ऑप्शन इनम क्या है? ऑप्शन उस इनम का नाम है और उस इनम के दो वेरिएंट्स हैं। एक है मेरे पास सम और एक है नन, यानी कि मेरे पास वो इनम एक वेरिएबल को क्लासिफाई कर रही है, यानी कि मेरे पास ऑप्शन इनम जो वेरिएबल की क्लासिफिकेशन है उसे डिफ़ाइन कर रही है। मेरे पास पहला वेरिएंट है सम, दूसरा वेरिएंट है नन। तो सम वेरिएंट है वो ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू है, चाहे उसकी डाटा टाइप कोई भी हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, कुछ भी हो सकती है। और जो मेरे पास सेकंड वेरिएंट है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो नल है। तो अगर हम उसे कोड में देखें तो वो किस तरह दिखेगी हमारे पास ऑप्शन इनम, वो देखते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो हमने अभी कहा कि हमारे पास अगर ऑप्शन इनम है तो हम उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ऑप्शन उस इनम का नाम है और हम क्लासिफाई वेरिएबल्स को कर रहे हैं। तो हमने इनम का कीवर्ड यूज़ किया, ऑप्शन जो कि इनम का नाम है वो दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वेरिएंट्स डिफाइन कर दिए, जो कि एक है सम, दूसरा है नन। तो हम लोग एक ऑप्शन के नाम से इनम डिफाइन कर चुके हैं जिसके दो वेरिएंट्स हैं, एक सम और एक नन। सम में कोई भी वैल्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू सेव है, और नन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू सेव नहीं है। तो अगर मैं कोई डाटा सेव करवाना चाहूँ, यानी कि जब सम की कोई इंस्टेंस बनेगी, यानी कि कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें कौन सी डाटा टाइप सेव होगी और नन में क्या आएगी। अब अगर कोई नन की इंस्टेंस बन रही है, जैसा मैंने आपको बताया, नन का मतलब है कोई वैल्यू नहीं है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो नन की जो इंस्टेंस बनेगी उसके साथ कोई डाटा भी नहीं आएगा क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जब सम की इंस्टेंस बनेगी तो उसके साथ कोई ना कोई डाटा आएगा, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू पास करेगा यूज़र। तो हम उसे स्टोर कैसे करवाएंगे? हमने दो मेथड सीखे थे कि अगर हम इनम की इंस्टेंस बनाते हुए कोई डाटा इंसर्ट करवाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये था कि आप सेपरेट स्ट्रक्ट बना लें। दूसरा तरीका ये था कि आप जब इनम के वेरिएंट्स डिफाइन कर रहे हैं तो हर वेरिएंट के आगे पैरेंथेसिस के अंदर
जो डाटा टाइप इंसर्ट होगी आप वो मेंशन कर दें, जैसा कि हम लोगों ने आईपी एड्रेस में किया था कि v4 के साथ स्ट्रिंग मेंशन कर दी थी और v6 के साथ एक टपल मेंशन कर दी थी। तो मुझे यहाँ पे नन के साथ कोई भी डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। लेकिन अगर हम सम की बात करें तो सम के साथ कोई वैल्यू आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि सम के साथ अगर मैं स्ट्रिंग अटैच कर दूँ तो जब सम की इंस्टेंस बनेगी तो यूज़र सिर्फ स्ट्रिंग दे सकता है, कोई i32 या कोई टपल नहीं दे सकता। और अगर मैं टपल कर दूं तो टपल अटैच हो जाएगी इस इंस्टेंस के साथ और कोई और उसके अलावा डाटा टाइप इंसर्ट नहीं हो सकती। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सम को सारी डाटा टाइप को एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रस्ट के पास है, वो है जेनरिक्स। तो बेसिकली जेनरिक्स होते क्या हैं? हमारे पास जो चैप्टर 10 है रस्ट की दी बुक का, वो पूरा जेनरिक्स के ऊपर है। तो जब हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो हम पूरी डेप्थ में उसको कवर करेंगे, लेकिन अभी टेम्परली समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सम है उसके साथ एक वेरिएबल लिख देंगे जो कि किसी भी डाटा टाइप को डिनोट करेगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। अब हम इसे कोड में देखते हैं कि हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। मेरे पास जो सम की इंस्टेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो जब सम के वेरिएंट की इंस्टेंस बनेगी तो यूज़र सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डाटा इंसर्ट करवा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे टपल लिख दूँ तो सिर्फ एक टपल ही इंसर्ट हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सम की जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि सम के साथ कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मेंशन कर दूँगा जो कि है t। अब इस t को हम लोग बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जो कि हम जेनरिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे एक एंकर के टैग में, इसे हम एंकर का टैग बोलते हैं, जो मेरे पास ये ब्रैकेट है तो हम इसे एंकर का टैग बोलते हैं। इसके अंदर मैं t लिख दूँगा। तो जो ये t है और ये सेकंड t है, ये बेसिकली जेनरिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जो t है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँ, टपल लिखूँ या कोई एरे लिख दूँ, तो t जेनरिक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। अब इसकी इंस्टेंस कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। मैं लेट लिखूँगा, उसके बाद इंस्टेंस का नाम दूंगा। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सम नंबर। उसके बाद मैं डाटा टाइप का नाम दूंगा और वेरिएंट दूंगा, यानी कि कोई सम, मैं कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक 5 दे देता हूँ। तो इस तरह हम लोग सम की इंस्टेंस बना सकते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। मुझे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे ड्राइव डीबग। मेरे पास यहाँ पे वो इंस्टेंस प्रिंट हो गई डाटा के साथ। अब मैं एक और कोई स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, ऑप्शन सम और स्ट्रिंग हाय। इस स्ट्रिंग को भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम दूंगा मैं सम स्ट्रिंग और मैंने अपने कोड को रन किया। तो आप लोग यहाँ पे ये बात नोट कर सकते हैं कि जब मैंने सम का वेरिएंट डिफाइन किया उसके साथ मैंने t एक जेनरिक डिफाइन कर दिया और यहाँ पर भी मैंने एक जेनरिक डिफाइन किया है। इसका मतलब आप ये समझ लें कि मैं इस सम के वेरिएंट में कोई सी भी डाटा टाइप का डाटा इंसर्ट करवा सकता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे इंटीजर करवाया और यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करवा दी,
अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होता तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग ऐड करवा सकता था, लेकिन इंटीजर ऐड नहीं करवा सकता। तो हमने अभी कोड में ये देखा कि हम लोग ऑप्शन इनम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और सम के वेरिएंट में जेनरिक डाटा कैसे इनपुट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमने दो इंस्टेंस क्रिएट करी सम की, और दोनों में हमने जो डाटा साथ में इंसर्ट किया वो जेनरिक था, यानी कि एक इंटीजर था और एक स्ट्रिंग था। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो ऑप्शन इनम है उसकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास एरे हो गई, टपल हो गई, तो उनकी डेफिनेशन, उनकी जो डाटा टाइप है उनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है। अगर हम कोई कस्टम बनाते हैं तो वो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं डाटा टाइप को, फिर उनकी इंस्टेंस बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनम जो है हम उसे खुद डिफ़ाइन करते हैं और उनकी इंस्टेंस भी खुद बनाते हैं। लेकिन ये जो मैंने ऑप्शन इनम अभी आपको कोड में करके दिखाई है, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है। हम अगर नेक्स्ट टाइम ऑप्शन इनम को यूज़ करना चाहें तो हमें ऑप्शन इनम को डिफ़ाइन करना नहीं पड़ेगा, वो रस्ट में पहले से डिफ़ाइन है। अब अगर वो पहले से डिफ़ाइन है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं सिंपली। जो प्री डिफ़ाइंड ऑप्शन इनम है हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि हम उनकी इंस्टेंसेस कैसे बनाएंगे। इंस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऐड का कीवर्ड के बाद आपकी इंस्टेंस का नाम इज़ इक्वल टू के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इनम का नाम, यानी कि कस्टम डाटा टाइप का नाम, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन लिखा था। लेकिन वो चूँकि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है तो हमें उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ सम लिख दें, यानी कि डायरेक्ट वेरिएंट का नाम लिख दें, अगर हम डायरेक्ट सम लिख दें यानी कि ऑप्शन इनम के वेरिएंट का नाम लिख दें, तो रस्ट समझ जाएगा कि हम ऑप्शन इनम के सम वेरिएंट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ऑप्शन इनम के लिए है क्योंकि उसकी डाटा टाइप पहले से रस्ट में डिफाइंड है। अगर हम इनम को यूज़ करके खुद से कोई डाटा टाइप बनाएंगे तो उसके वेरिएंट को एक्सेस करने के लिए पहले आपको उसकी कस्टम डाटा टाइप का नाम भी देना लाजमी होगा। आप नाम देंगे, डबल कॉलन लगा के वेरिएंट दे देंगे, जैसा हम लोग अभी तक करते हैं। तो हम लोग कोड में देखते हैं कि जो प्री डिफाइंड ऑप्शन इनम है हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसा मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ऑप्शन इनम रस्ट में प्री डिफाइंड है, यानी कि हमें उसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग एरे और टपल को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग ऑप्शन इनम को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन इनम को यूज़ करने के लिए हम उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे, हम डायरेक्ट एक इंस्टेंस बनाएंगे जिसका नाम मैं दे देता हूँ सम अंडरस्कोर नंबर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद से कोई कस्टम डाटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे तो आप उसके बाद उसका नाम भी देंगे, लेकिन ये चूंकि पहले से प्री डिफाइंड है तो आप डायरेक्ट वेरिएंट का नाम सम लिखेंगे और उसके बाद उस वेरिएंट में कोई सी भी वैल्यू पास कर देंगे, जैसे कि 5 है, या कोई और वैल्यू पास कर लेते हैं 15। मैं एक और इंस्टेंस बना लेता हूँ, लेट सम स्ट्रिंग इज इक्वल टू सम, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग फ्रॉम PIAC IoT। हम इन दोनों इंस्टेंसेस को प्रिंट भी करवा लेते हैं। कोड को रन किया, अच्छा अब यहाँ पे भी हमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर लगाने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटर लगाया क्योंकि मैं पूरी इंस्टेंस को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं रन करूँगा तो मेरे पास दोनों इंस्टेंस प्रिंट हो गई। हमने कोड में दो इंस्टेंसेस बनाई और दोनों सम वेरिएंट को यूज़ करके बनाई।
जो प्री डिफाइंड ऑप्शन इनम है उसमें भी दो ही वेरिएंट्स हैं, एक है सम और एक है नन। और हमने देखा कि हमने सम वेरिएंट को यूज़ करके जो दो इंस्टेंसेस बनाई हैं उसमें एक में हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा पास किया है और एक में इंटीजर टाइप का, और दोनों को उसने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हम सम में कोई भी टाइप का डाटा पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम नन टाइप की इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो कि मौजूद ही नहीं है, जो कि नल है। तो हम कोड में देखते हैं कि कैसे नन की इंस्टेंस बनेगी। नन की इंस्टेंस बनाने के लिए आप सबसे पहले लेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप इंस्टेंस का नाम देंगे। मैं इसका नाम देता हूँ सम नन वैल्यू। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद आप नन लिख देंगे, क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड है ऑप्शन इनम, तो हमने सम और नन जो दोनों वेरिएंट्स हैं वो हमने डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन नन को डिफाइन करने के लिए आपको एक रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा हूँ कि ये वेरिएबल है और उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये नल है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि रस्ट एक स्टैटिक लैंग्वेज है, तो स्टैटिक लैंग्वेज में जब भी कंपाइलर कंपाइल कर देगा तो उसके बाद हर वेरिएबल के साथ कोई ना कोई डाटा टाइप अटैच हो जाती है। जैसे सम नंबर है तो मैं इसके साथ यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन कर सकता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे 15 दिया तो उसने ऑटोमेटिकली इन्फर कर लिया कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप i32 है। बिल्कुल इसी तरह सम स्ट्रिंग के वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो रस्ट के कंपाइलर ने डिटेक्ट कर ली कि वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ तो जब कंपाइल करेगा कंपाइलर तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकता कि उसकी डाटा टाइप क्या है। तो हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नन है, यानी कि वो वैल्यू मिसिंग है, लेकिन स्टिल उसकी जो डाटा टाइप है वो मुझे बताना पड़ेगी ताकि कंपाइलर कंपाइल कर ले। तो अब इस नन वैल्यू के लिए ये इनफ नहीं है कि मैं सिर्फ इतना लिख दूँ, मुझे इसके लिए कोई ना कोई डाटा टाइप को असाइन करना पड़ेगा। यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू तो एम्प्टी है लेकिन उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप बताना पड़ेगी ताकि कंपाइलर कंपाइल कर ले। अब डाटा टाइप बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉलन लगाते हैं, कॉलन, उसके बाद ऑप्शन लिखूंगा मैं, और ऑप्शन के बाद एंकर के टैग में मैं जो डाटा टाइप अटैच करना चाह रहा हूँ इस वेरिएबल के साथ वो मैं लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं i32 लिख देता हूँ। अब मैं इस वेरिएबल को जो कि मैंने एक नल वैल्यू का बनाया है उसे प्रिंट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने बता दिया कि ये इंस्टेंस नन है, यानी कि नल है, और उसके बाद कोई डाटा अटैच नहीं है। तो हमने इस कोड में ये देखा कि हम लोग एक नन जो हमारे पास वेरिएंट है हम उसकी इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं, और हमने ये देखा कि नन की इंस्टेंस बनाने के लिए हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमें उसकी डाटा टाइप देना लाजमी है। यानी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मिसिंग है, यानी कि नन है, लेकिन चूंकि कंपाइलर को कंपाइल करते हुए हर वेरिएबल की डाटा टाइप पता होना लाजमी है, तो हम ये बता देंगे कि इस वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है लेकिन उसकी डाटा टाइप ये है। तो आपको डाटा टाइप देना लाजमी है। डाटा टाइप देने के लिए आप जो वेरिएबल का नाम है यानी कि जो इंस्टेंस का नाम है उसके आगे कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद ऑप्शन के बाद एंकर टैग में i32 लिखेंगे, और अगर स्ट्रिंग या कोई और टाइप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एंकर टैग में वो टाइप आप डिफाइन कर देंगे। तो हमने ये देखा कि अगर हम रस्ट में नल वैल्यूज़ को डिफाइन करना चाहें तो जो ऑप्शन इनम पहले से प्री डिफाइंड है हम उसके नन वेरिएंट को यूज़ करके नल वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास नल वैल्यूज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे
मैं नल वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल है लेट y और उसमें नल वैल्यू सेव है, यानी कि कोई वैल्यू सेव नहीं है। अब अगर मैं x प्लस वाई करूँगा, यानी कि एक में मेरे पास 8 सेव है, एक में मेरे पास नल सेव है, तो मैं दोनों पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ना सब्ट्रैक्शन और ना ही कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। एक बात क्लियर कर दूँ कि ज़ीरो और नल इसमें फ़र्क होता है। ज़ीरो एक वैल्यू होती है लेकिन वो ज़ीरो होती है। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें अगर आप लेट x इज इक्वल टू 8 है एक वेरिएबल में और लेट y इज इक्वल टू 0, यानी एक वेरिएबल में 8 है एक में 0, आप इस पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो 8 प्लस 0 8, 8 माइनस 0 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो अगर किसी वेरिएबल में 0 सेव है और किसी और वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव है तो 0 भी एक वैल्यू ही है, हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नल वैल्यू है, आप उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी नॉट नल वैल्यू के साथ, तो आपके पास एरर आ जाएगा। अब हम लोग रस का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप i8 है, मेरे पास दूसरा वेरिएबल है उसकी भी i8 है, लेकिन वो मैंने सम की वेरिएंट से बनाया है। यानी कि ऑप्शन इनम में जो सम का वेरिएंट डिफाइंड है, मैंने उससे वो i8 की इंस्टेंस बनाई है। अब अगर हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, वो हम कोड में देखते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 5 और इसकी मैं डाटा टाइप असाइन कर देता हूँ i8। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट y और मैं सम के वेरिएंट को यूज़ करके एक और इंस्टेंस बनाता हूँ जिसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ और इसकी भी डाटा टाइप मैं i8 कर देता हूँ। y के बाद कॉलन, उसके बाद ऑप्शन और i8। अब मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। x की डाटा टाइप भी i8 है और y की भी i8, यानी कि y में जो 10 सेव है उसकी डाटा टाइप i8 है। अब हम सम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें x प्लस वाई करते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कोड को चलना चाहिए या नहीं। सेव किया मैंने और मैंने कार्गो रन से कोड को रन कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है, हम एरर को पढ़ते हैं। नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर i8 प्लस स्टैंडर्ड ऑप्शन i8। अच्छा, ये जो हमारे पास i8 है, ये है हमारे पास जो x वेरिएबल में हमने जो डायरेक्ट i8 की डाटा टाइप को यूज़ किया है, ये वो है। और ये हमारे पास जो i8 है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक ऑप्शन का इनम बना हुआ है और उसके थ्रू हमने जो i8 को डिफाइन किया है वो y है। तो हम लोग अगर एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप i8 है, जैसे x है यहाँ पे, और दूसरा वेरिएबल जिसकी टाइप तो ऑप्शन है, लेकिन हम उसमें जेनरिक को यूज़ करके कोई भी डाटा टाइप इंसर्ट करवा सकते थे और हमने यहाँ पे i8 इंसर्ट की है। लेकिन इन दोनों की जो डाटा टाइप है वो चेंज है, इसकी i8 है और उसकी ऑप्शन है, तो हम इन पे भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे पास एरर आ गया है। तो हमने लास्ट कोड में ये देखा कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप i8 है और दूसरा वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप ऑप्शन है और मैंने ऑप्शन को यूज़ करके कोई i8 की वैल्यू उसमें स्टोर करवाई है, लेकिन स्टिल मैं दोनों में एडिशन
या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैच कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है? जैसे हमने इफ़ एल्स पढ़ा था, तो इफ़ एल्स क्या होता है? आप इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, इफ़ के कीवर्ड के बाद कोई कंडीशन लिखते हैं। वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका इफ़ का ब्लॉक चल जाता है, नहीं तो एल्स का ब्लॉक चल जाता है। हम लोग इफ़ एल्स से भी अपने प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करते हैं और मैच से भी अपने प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करते हैं, और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो देखते हैं कि क्या फ़र्क है। हम लोग मैच के कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर में पैटर्न्स मैच करवाते हैं। इफ़ एल्स में हम लोग कंडीशन चेक करवाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास कुछ कोड लिखा होता है, वो चल जाता है। लेकिन मैच के कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर में हम लोग कंडीशन नहीं चेक करवाते, हम लोग यहाँ पे पैटर्न मैच करवाते हैं। तो पैटर्न कैसे मैच करवाते हैं ये हम लोग अभी कोड में देखेंगे। मैच को डिफ़ाइन करने के लिए आप पहले मैच का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद आप जो लिखेंगे हम उसे आर्म्स कहते हैं। हर आर्म के दो पार्ट होंगे, एक लेफ़्ट पार्ट और एक राइट पार्ट, और दोनों पार्ट्स एक एरो से सेपरेट होंगे। सबसे पहले आप लेफ़्ट पार्ट लिखेंगे। लेफ़्ट पार्ट वो पैटर्न होगा जो आप मैच करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एक एरो लगाएंगे। एरो के राइट साइड पे आप वो कोड लिखेंगे कि जब लेफ़्ट पार्ट वाला पैटर्न मैच हो जाए तो राइट साइड वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसे कोड में देखते हैं कि हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं मैच के ऑपरेटर को। अब हम देखेंगे कि हम लोग मैच का जो कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर है हम उसे अपने कोड में कैसे यूज़ करेंगे। मैच को कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे मैच। मैच के बाद आप जिस पैटर्न को मैच करवाना चाह रहे हैं वो मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। एक्स के बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपने आर्म्स डिफ़ाइन करेंगे। मैं सबसे पहले पहला आर्म डिफ़ाइन करता हूँ। आर्म के लेफ़्ट साइड पे वो पैटर्न आएगा जो मैं मैच करवाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। 1 के बाद मैं एरो लगाऊंगा, एरो का ऑपरेटर। एरो के ऑपरेटर के बाद मैं वो कोड लिखूंगा कि जब मेरा 1 का पैटर्न मैच हो जाए x के साथ तो ये कोड रन कर देना। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ln और यहाँ पे 1 कि जब 1 का ऑपरेटर में कि जब 1 का पैटर्न मैच हो जाए तो 1 प्रिंट कर दो। बिल्कुल इसी तरह मैं अपने और आर्म्स बना लेता हूँ। थर्ड आर्म बना लेता हूँ मैं प्रिंट ln 3। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जितने आर्म बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन आपको आखिर में एक अंडरस्कोर का प्लेस होल्डर देना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास पैटर्न आ रहा है और वो ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये अंडरस्कोर का प्लेस होल्डर रन होगा और इसके आगे जो कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अब मैं अपने x वेरिएबल को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने x को डिफ़ाइन कर दिया। अब कोड को रन करते हैं। कार्गो रन, मेरे पास 3 प्रिंट हो गया। मैंने अंडरस्कोर का प्लेस होल्डर लगाया। वो क्यों लगाया? वो लगाने का ये रीज़न था कि हमें सारे केसेस को हैंडल करना था।
मैंने 1, 2 और 3 तीन पैटर्न मैच करवा दिए और उस पर जो कोड था वो भी लिख दिया। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा पैटर्न आ जाए जो कि इन तीनों में से कोई भी ना हो, यानी कि 4, 5 या कोई और वैल्यू, तो मेरा कोड क्या करे? उसके लिए हमने अंडरस्कोर का प्लेस होल्डर लगाया, यानी कि 1, 2 और 3 इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो अंडरस्कोर का प्लेस होल्डर लगाने के साथ जो मैंने कोड लिखा है राइट साइड पे वो कोड रन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे नन लिखा। तो हमने जो लास्ट मैच का कोड देखा उसमें क्या हुआ होगा? सबसे पहले उसने 1 को मैच किया होगा, यानी कि 1 का पैटर्न मैच किया होगा, जो कि मैच नहीं हुआ। उसके बाद 2 मैच किया, वो भी नहीं हुआ। 3 मैच किया, वो भी नहीं हुआ। अब मैंने लास्ट में प्लेस होल्डर डिफाइन कर दिया था कि अगर कोई भी पैटर्न मैच ना हो तो ये प्लेस होल्डर उसके साथ मैच हो और उसके आगे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और हमारे पास वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। हम लोग अब तक मैच के ऑपरेटर को देख चुके हैं कि हम लोग मैच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम मैच को इनम्स के साथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉइन सॉर्टिंग मशीन को समझते हैं कि कॉइन सॉर्टिंग मशीन होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं और सारे मिक्स हैं। अब अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के कॉइन्स हैं, एक ₹1 का, एक ₹2 का और एक ₹5 का। और प्रॉब्लम ये है कि वो सारे कॉइन्स मेरे पास मिक्स हुए हैं। अब कॉइन सॉर्टिंग मशीन क्या करती है कि वो उन कॉइन्स को एज अ इनपुट लेती है और उनको सॉर्ट कर देती है। सॉर्ट कैसे करती है? मेरे साथ एक स्लाइड बनी आ रही होगी, उसमें सॉर्टिंग मशीन की पिक्चर होगी। उसमें होता कुछ यूँ है कि एक साइड से आप सारे कॉइन्स को इनपुट देते हैं और वो सारे मिक्स होते हैं। उनमें कोई भी कॉइन पहले भी आ सकता है और कोई कॉइन बाद में भी आ सकता है। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ₹1 का कॉइन सबसे छोटा है, उसके बाद ₹2, उसका ₹5। तो मेरे पास उस मशीन में 3 होल्स बने हुए होते हैं। सबसे पहला होल ₹1 के कॉइन के बराबर होगा, सेकंड होल ₹2 के बराबर और थर्ड होल ₹5 के बराबर। तो अगर मेरे पास ₹5 का कॉइन आएगा वो सबसे पहले ₹1 के होल पे आएगा, जो होल ₹1 के बराबर है, तो वो उससे मैच नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। जैसा कि आप साथ में मशीन बनी आ रही है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट से आके मैच करेगा। नेक्स्ट मेरे पास होल है वो ₹2 के बराबर है, उससे ही मैच नहीं होगा, आगे चला जाएगा। उसके बाद ₹5 का होल है, उसके साथ मैच होगा और वो मेरे पास सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ₹1 और 2 के आएंगे तो वो भी जो उनके होल्स हैं उनमें मैच हो गए सेव हो जाएंगे। तो मैं अपने कॉइन्स की सॉर्टिंग इस तरह कॉइन सॉर्टिंग मशीन से कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम कोड में देखें, यानी कि हम कोड लिखना चाहें इस कॉइन सॉर्टिंग मशीन का, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे बुक की एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। बुक में यूएसए के जो कॉइन्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास 3 टाइप के कॉइन होते हैं, ₹1, 2 और 3। हम उनको जो उनकी वैल्यू है उसी के बराबर कहते हैं, यानी कि ये ₹1 का कॉइन है, ये ₹2 और ये ₹5। लेकिन यूएसए में जो कॉइन्स हैं उनके नाम हैं। एक को हम कहते हैं क्वार्टर, एक को पैनी, एक को निकल और एक को डाइम। ये उनके नाम है और इनकी कुछ वैल्यू है। हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे वो है यूएसए कॉइन्स की। तो यूएसए में जो कॉइन्स हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं? 4 टाइप का कॉइन है। अब उसको अगर मैं कोड में डिफ़ाइन करूँगा तो उसके लिए मुझे एक इनम बनानी पड़ेगी, यानी कि मेरे पास एक डाटा टाइप है लेकिन उसके कुछ वेरिएंट्स हैं। जैसे कॉइन है वो एक डाटा टाइप हो गई और उसके वेरिएंट्स क्या है? क्वार्टर, पैनी, निकल और डाइम। अब हम कोड में एक इनम डिफ़ाइन करते हैं और उसमें कॉइन की टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। अब मुझे कॉइन की एक डाटा टाइप बनानी है जो कि कस्टम है। मैं सबसे पहले इनम का कीवर्ड यूज़ करूँगा, इनम। इस डाटा टाइप का नाम भी मैं कॉइन ही दे देता हूँ, कॉइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास इस डाटा टाइप के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं, यानी कि 4 टाइप के कॉइन है मेरे पास।
सबसे पहला कॉइन है मेरे पास पेनी, सेकंड है मेरे पास निकल, थर्ड है मेरे पास डाइम और फोर्थ है मेरे पास क्वार्टर। ये मेरे पास कॉइन्स के नाम हैं। तो मैंने 4 वेरिएंट डिफाइन कर दिए। तो हम लोग एक कॉइन सॉर्टिंग मशीन का कोड लिख रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले एक इनम डिफाइन कर दी, यानी कि हमने सबसे पहले तो ये बता दिया कि हमारे पास जो कॉइन है वो कितनी टाइप्स के हैं, जो कि 4 टाइप हैं। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जो कि उन कॉइन को सॉर्ट करेगा, यानी कि मेरे पास कॉइन सॉर्टिंग मशीन जो काम कर रही है वो फंक्शन वो काम करेगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन का नाम मैं अपनी मर्ज़ी का दे सकता हूँ। फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, वो उस कॉइन की इंस्टेंस होगी, यानी कि मैंने जो अभी इनम डिफाइन की है कॉइन, उसकी इंस्टेंस बनेगी, यानी कि किसी भी एक टाइप का, किसी भी एक वेरिएंट का एक कॉइन बनेगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम मैं अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, मेरे पास जो कॉइन की इनाम है जो मैंने अभी डिफ़ाइन की है उसकी एक इंस्टेंस, यानी कि किसी भी एक टाइप का कॉइन, जो मेरे पास 4 टाइप्स हैं उनमें से किसी भी एक टाइप का कॉइन होगा जो मेरे पास फंक्शन में आ रहा होगा। उसके बाद मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर आऊँगा। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं मैच के कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर को यूज़ करके वो इंस्टेंस जो आ रही है उसे मैच करवाऊँगा। ये चेक करूँगा कि वो कौन से वेरिएंट से पैटर्न उसका मैच करता है, और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी का कोड एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब हम कोड में देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैं एक इनम डिफ़ाइन कर चुका हूँ। अब मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा और इसका नाम दे देता हूँ वैल्यू इन सेंट्स, यानी कि ये इन चारों कॉइन्स को मैच करेगा और इनकी सेंट्स में जो वैल्यू होती है वो मुझे रिटर्न कर देगा। मैंने फंक्शन का नाम दिया। फंक्शन के नाम के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास इनपुट आएगा। इनपुट मेरे पास क्या है, एक इंस्टेंस होगी, उसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास एक पैरामीटर आएगा। पैरामीटर का नाम मैं कॉइन दे देता हूँ और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कॉइन, यानी कि मेरे पास इस इनम जो है, यानी कि मेरे पास ये जो कॉइन की इनम है इसकी कोई ना कोई इंस्टेंस एज अ पैरामीटर इस फंक्शन में आएगी। मैं इस फंक्शन से वैल्यू इन सेंट्स, यानी कि सेंट्स में जो वैल्यू है वो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट डाटा टाइप है वो है U8, यानी कि वो 256 से ज़्यादा ग्रेटर नहीं होगी, तो मुझे और कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और मैं मैच के ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी मेरे पास इनपुट आएगा इस फंक्शन में उसे मैं मैच करवाऊँगा अपने इनम से। तो मेरे पास मैच को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं मैच का कीवर्ड लिखूँगा। कीवर्ड के बाद मुझे क्या मैच करवाना है, जो मेरे पास इस फंक्शन में पैरामीटर आ रहा है उसे मैच करवाना है। तो मैं उस पैरामीटर का नाम लिख दूंगा कॉइन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने आर्म्स बनाऊंगा। पहला आर्म क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं कॉइन के। तो सबसे पहले मैं अपना जो आर्म बनाता हूँ वो मैं पैनी के लिए बना लेता हूँ कि मेरे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो चेक कर ले कि वो पैनी है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, कॉइन और उसके बाद वेरिएंट पैनी। अगर ये पैटर्न मैच हो जाए तो क्या कोड रन करो, यानी कि मुझे यहाँ से वैल्यू रिटर्न करवाना है। तो मैं इसकी पैनी की वैल्यू को जो सेंट्स में होती है वो रिटर्न करवा देता हूँ। पैनी सेंट में 1 के बराबर होता है, तो मैं 1 को रिटर्न करवा देता हूँ। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट आर्म डिफाइन करूँगा जिसके लिए मैंने कॉमा लगाया
कॉमा के बाद मैंने अपनी नेक्स्ट टाइप को मैच करवाया जो कि है निकल। निकल सैंड्स में 5 के बराबर होता है। इसी तरह मैंने कॉइन डाइम को मैच करवाया जो कि 10 के बराबर होता है। और लास्ट जो मेरे पास है क्वार्टर, उसे मैंने मैच करवा लिया जो कि 25 सेंट्स के बराबर होता है। मैं इस फंक्शन से ये वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहा हूँ। अब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं। लेट माई कॉइन इज इक्वल टू कॉइन, और कॉइन तो है लेकिन उसका वेरिएंट क्या है, उसकी टाइप क्या है, तो उसकी टाइप है, सपोज करते हैं डाइम। डाइम। अब मैं अपने इस कॉइन की जो वैल्यू सेंड में है उसे चेक करवाने के लिए मैं एक फंक्शन में पास कर देता हूं जो कि है वैल्यू इन सेंड्स। उसमें अपनी इंस्टेंस को मैंने पास कर दिया और ये इंस्टेंस कुछ रिटर्न करेगी, यानी कि जो वैल्यू सेंड्स में है वो रिटर्न करेगी। तो मैंने उस वैल्यू को कैच करवा लिया वैल्यू के वेरिएबल में और प्रिंट करवा लिया वैल्यू के वेरिएबल को। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा और सेमीकोलन। अब मैं अपने कोड को रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, यानी कि मेरे पास डाइम जितने सैंड्स के इक्विवेलेंट था वो प्रिंट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा कोड रन कैसे हुआ। सबसे पहले हमने एक इनम डिफाइन कर दी और एक फंक्शन बना दिया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक इंस्टेंस को एज अ पैरामीटर ले रहा है। वो मैच का कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो मैच करवा रहा है जो मेरे पास फंक्शन में पैरामीटर आया है, उस पैरामीटर को मेरे पास जो इनम डिफाइंड है उसके 4 वेरिएंट्स हैं, उन चारों वेरिएंट से मैच करवा रहा है बारी बारी के, या तो पेनी हो या निकल हो या डाइम हो या क्वार्टर हो, और जिससे भी मैच हो जाए तो उसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दे। तो मैंने अपने कोड में एक इंस्टेंस बना ली जिसका नाम है माई कॉइन, और उसकी डाटा टाइप क्या है, कॉइन, यानी कि वो कॉइन है, और उसका वेरिएंट क्या है, डाइम। उसके बाद उस इंस्टेंस को मैंने फंक्शन में पास कर दिया, यानी कि इस इंस्टेंस का जो भी वेरिएंट है वो मेरे मैच के फंक्शन में जिसके साथ मैच होगा तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब माई कॉइन की इंस्टेंस मेरे फंक्शन में पास हुई तो सबसे पहले उसने अपना वेरिएंट मैच किया पेनी के साथ, जो कि नहीं हुआ। सेकंड पैटर्न था निकल का, उसने वो चेक किया, वो भी नहीं हुआ। थर्ड पैटर्न था डाइम का, जब उसने वो मैच किया जो कि माई कॉइन का भी वेरिएंट था डाइम, वो मैच हो गया। मैंने जो मैच के फंक्शन में थर्ड आर्म में कोड लिखा था कि पेनी डबल कॉलन डाइम, उसके साथ वो मैच हो गया। तो मेरे पास जो राइट साइड के आर्म पे कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि उसने 10 रिटर्न कर दिया। और उसके बाद जो मेरा आर्म था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जब एक आर्म एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद के जितने भी आर्म्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। मैंने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू के वेरिएबल में सेव करवा ली और फिर उसे प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह मेरे पास डाइम की जो वैल्यू सेंट्स में थी वो प्रिंट हो गई। मैच के ऑपरेटर में जो हम लोग आर्म्स बनाते हैं उसके राइट साइड पे कुछ कोड लिखते हैं, यानी कि अगर लेफ़्ट साइड का जो पैटर्न है वो मैच हो जाए तो राइट साइड का कोड रन हो जाए। अब तक हम लोगों ने जो मैच के पैटर्न देखे हैं तो उसमें हम लोग जो राइट साइड पे कोड लिख रहे थे वो सिंगल लाइन कोड था, यानी कि हम लोग एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर लेफ़्ट साइड का जो पैटर्न है वो मैच हो जाए तो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन
उसके लिए थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, जो हम लोग एरो का ऑपरेटर लगा रहे हैं उसके साइड पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। अब हम कोड में देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड किस तरह लिखेंगे। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं किसी भी पैटर्न के मैच होने पे। हम लोग आ जाते हैं पैनी के ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि अगर पैनी का पैटर्न मैच हो जाए तो 1 रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वो सारा कोड लिख दूंगा। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट एलन और लकी पेनी, और सेकंड लाइन ऑफ कोड में मैं 1 रिटर्न करवा देता हूँ इस आर्म से। यानी कि मैंने इस आर्म के पैटर्न मैच हो जाने पे मैंने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख दिया और उसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़े। अब हम इस कोड को रन कर दें, लेकिन उससे पहले हम एक पैनी की इंस्टेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नई इंस्टेंस बनाता हूँ, लेट माई कॉइन ही नाम दे देता हूँ, और कॉइन, और कौन सी टाइप का कॉइन है, पैनी। पैनी मैंने पैनी के साथ यहाँ पे कोई डाटा डिफाइन नहीं किया, ना निकल का ना डाइम के साथ। उसके बाद हम माई कॉइन को फंक्शन में पास करेंगे। फंक्शन का नाम है वैल्यू इंस्टेंस। इसके अंदर मैंने माई कॉइन को पास कर दिया और अब मैं कोड को रन कर देता हूँ। कोड को रन किया तो मेरे पास लकी पेनी प्रिंट हो गया। अब हम जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसे कैच करेंगे वैल्यू के वेरिएबल में, और उस वेरिएबल में जो वैल्यू सेव हुई है उसे प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट वैल्यू वेरिएबल का नाम, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास लकी पेनी और 1 दोनों प्रिंट हो गए। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने एक इनम डिफाइन की थी जो कि कॉइन की थी, और उस कॉइन के जितने भी वेरिएंट्स थे, यानी कि जितने टाइप के कॉइन थे, वो डिफाइन कर दिया थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो 4 वेरिएंट्स हैं उसमें से एक वेरिएंट के भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अभी देखते हैं कैसे हैं। हमारे पास जो पैनी है, पैनी यूएसए में एक ही होती है, एक ही टाइप की होती है। हमारे पास निकेल है अगला वेरिएंट जो कि पूरे यूएसए में एक ही टाइप का कॉइन है। थर्ड वेरिएंट है डाइम जो कि पूरे यूएसए में एक ही टाइप का है। फोर्थ वेरिएंट है हमारे पास क्वार्टर जो कि यूएसए में एक टाइप का नहीं है, उसके भी फर्दर वेरिएंट्स हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ वेरिएंट है यानी कि क्वार्टर, वो फर्दर और डिविजन्स में क्लासिफाई हुआ है। वो कैसे हुआ, यूएसए में जो क्वार्टर है वो एक टाइप का नहीं है, उसके भी फर्दर 50 डिविजन्स हैं। 50 कैसे हैं, यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, तो उन्होंने अपने क्वार्टर के 50 डिफरेंट डिज़ाइंस बना दिए स्टेट्स के लिहाज से। यानी कि हमारे पास एक क्वार्टर है और वो भी फर्दर 50 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है। हमारे पास एक डाटा टाइप है जो कि कॉइन है, उसके 4 वेरिएंट्स हैं, और उन 4 वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट भी फर्दर डिवाइड हुआ है 50 वेरिएंट्स में। तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग एक इनम और डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारे पास कॉइन का जो वेरिएंट क्वार्टर है वो फर्दर 50 डिवीजन में डिवाइड हुआ है। तो जो 50 डिवीजन्स हैं वो क्या है, वो हमारे पास बेसिकली यूएस की स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अलग डिज़ाइन है। तो हम एक इनम बनाएंगे और वो क्वार्टर 50 डिवीजन्स जो हैं वो हैं यूएसए की स्टेट्स। तो हम उस नई इनम में उन 50 यूएसए की जो स्टेट्स हैं उनके वेरिएंट्स बना देंगे। अब हम इसे कोड में देखते हैं कि कैसे करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन की इनम डिफाइन है,
अब इस कॉइन में जो क्वार्टर है वो भी फर्दर 50 डिविजन्स में डिवाइड हुआ है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप एक इनम बनाएंगे। उस इनम में तमाम यूएसए की स्टेट्स जिनके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उनको एज अ वेरिएंट डिफाइन कर देंगे। मैं इसका नाम दे देता हूँ यूएस स्टेट, और इसमें पहली स्टेट है अलाबामा, सेकंड है अलास्का, और मैं 50 स्टेट्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 स्टेट्स को डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास जो पेनी है वो तो सिंगल डाया टाइप है, निकल भी है, डाइम भी है। अब मेरे पास जो क्वार्टर है वो यूएसए की स्टेट्स के लिहाज से डिवाइड हुआ है। तो हम उसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर जो इनम का नाम है यूएसए की स्टेट के वेरिएंट्स इसमें डिफाइन है उसका नाम लिख दूंगा। तो हमने कोड में 2 इनम्स बना दिए। एक तो हमारे पास पहले से था जो कि कॉइन का था, और सेकंड में हमने यूएस की तमाम स्टेट के वेरिएंट्स डिफाइन कर दिए। हमने 2 किए हैं क्योंकि 50 काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता। अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि जो क्वार्टर है उसकी फर्दर टाइप्स करनी है, यानी कि उसे क्लासिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कॉइन की इनम में आएंगे। पेनी, निकल और डाइम, इन तीनों की तो कोई टाइप नहीं है तो हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद क्वार्टर है। क्वार्टर की जो 50 टाइप्स हैं वो 50 यूएस की स्टेट्स हैं। तो हम क्वार्टर के आगे एक ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर जो फर्दर मैंने वेरिएंट्स बनाए हैं जिस टाइप के अंदर बनाए हैं जिसका नाम है यूएस स्टेट, उसका नाम लिख देंगे। तो इस तरह से अगर कोई डाटा टाइप फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो और उसकी एक टाइप फर्दर और टाइप्स में डिवाइड हो तो आप उसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो हमें अब जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा मैच करते हुए, यानी कि जब वो 4th आर्म को मैच करेगा तो हमने तो डाटा टाइप के अंदर यूएस स्टेट भी एक टाइप लिख दिया है, लेकिन मैच का जो आर्म है वहाँ पे हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं की है। तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे उसे कोड में देखते हैं। हम कोड में एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेट दे दिया। हमने कोड में आके पैटर्न को दोबारा सिमिलर कर लिया, यानी कि हमने ब्रैकेट लगा के यूएस स्टेट की इनम को ऐड किया था। हमने बिल्कुल उसी तरह नीचे पैटर्न में आके 4th आर्म में एक ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर एक वेरिएबल दे दिया, यानी कि यूएस की स्टेट जो भी होगी वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो हमने अभी जो कोडिंग की एग्जांपल देखी उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जो स्टेट का वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, जब वो मैच का पैटर्न उससे मैच करेगा तो यूएस की स्टेट का जो वेरिएंट होगा वो स्टेट के वेरिएबल के साथ बाइंड हो जाएगा, यानी कि स्टेट के वेरिएबल के अंदर यूएस की जो स्टेट है वो आके सेव हो जाएगी। तो अगर अब हम चाहें कि जब हमारा जो मैच का ऑपरेटर है वो क्वार्टर के पैटर्न को जब मैच करे और स्टेट के वेरिएबल में स्टेट को सेव कर ले तो स्टेट को साथ में प्रिंट भी करवा दे, इसे हम कोड में देखते हैं। मैं अपने कोड में आता हूँ। मेरे पास ये पार्ट है जहाँ पे स्टेट के वेरिएबल में जो यूएस की स्टेट है वो सेव हो रही है। मैं यहाँ पे मल्टी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्कोप बना देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसमें जो स्टेट का वेरिएबल है उसे प्रिंट करवा देता हूँ, यानी कि जो भी स्टेट सेव है वो प्रिंट हो जाए। और इसकी वैल्यू थी 25 जो कि हमें रिटर्न करवानी है, वो हम रिटर्न स्टिल करवा रहे हैं। अब मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ जिसका नाम है माई कॉइन। उसके बाद मैं उस इनम का नाम दूंगा जिसकी मुझे इंस्टेंस बनानी है। तो मैं कॉइन बना रहा हूँ तो मैं कॉइन का नाम दूंगा कॉइन। उसके बाद मैं डबल कॉलन लगाऊंगा और
मेरे पास कौन सी टाइप का कॉइन है। अब अगर डाइम है तो मैं सिंपल डाइम लिख दूंगा और सेमी कॉलन। अगर मेरे पास पेनी और निकल है तब भी मैं सेम काम करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास क्वार्टर है तो मैं सिंपल क्वार्टर लिख के सेमी कॉलन नहीं लगा सकता। मैंने यहाँ पे यूएस स्टेट भी डिफाइन कर दी है, यानी कि क्वार्टर तो है लेकिन क्वार्टर भी फर्दर क्लासिफाई हुआ है। अब वो यूएस की स्टेट्स में क्लासिफाई है कि क्वार्टर है तो वो कौन सी स्टेट का क्वार्टर है, तो मैं यहाँ पे उस स्टेट को भी बताऊँगा। अब उस स्टेट को एक्सेस करने के लिए पहले मैं उसकी इनम को एक्सेस करूँगा जो कि है यूएस स्टेट। उसके बाद मैं स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं एक्सेस कर लेता हूँ अलाबामा को। मैंने यहाँ पे उसे एक्सेस किया और सेमी कॉलन। तो इस तरह से मेरे पास एक इंस्टेंस बन गई है, यानी कि एक कॉइन बन गया है जो कि टाइप है क्वार्टर का। तो इस तरह मेरे पास एक कॉइन बन गया है जिसका नाम है माई कॉइन, उसकी टाइप है क्वार्टर और क्वार्टर कौन सी स्टेट का है, वो है अलाबामा। मैं अब फंक्शन कॉल करता हूँ वैल्यू इन सेंट्स, उसमें माई कॉइन को पास कर देता हूँ। अब माई कॉइन की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी इस वेरिएबल के अंदर और इस वेरिएबल को प्रिंट भी करवाया था। मैंने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास स्टेट भी प्रिंट हो गई और उसकी वैल्यू भी। अब देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे हुई। जब उसने मैच करना स्टार्ट किया सबसे पहले उसने कॉइन पेनी के साथ मैच किया जो कि मैच नहीं हुआ। उसने उसके बाद निकल टाइप के साथ मैच किया जो कि नहीं हुआ, डाइम के साथ भी नहीं हुआ। जब उसने क्वार्टर के साथ मैच किया जो कि हो गया। उसके बाद जो स्टेट थी तो वो स्टेट यानी कि जो कि मैंने यहाँ पे अलाबामा पास की थी वो मेरे पास इस स्टेट के वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गई। और जब मेरे पास ये आर्म मैच हो गया था तो मेरे पास उसके बाद का जो कोड है एरो के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। अब जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो सबसे पहले उसने प्रिंट कर दिया स्टेट को, यानी कि स्टेट में जो स्टेट सेफ थी वो प्रिंट कर दो जो कि अलाबामा थी। उसके बाद उसने 25 को रिटर्न किया। अभी उसने प्रिंट नहीं किया है, अभी उसने सिर्फ अलाबामा को प्रिंट किया है, 25 को प्रिंट नहीं किया। उसने 25 को रिटर्न कर दिया है। अब रिटर्न होके वो यहाँ पे वापस फंक्शन में आ गया। अब वो रिटर्न होके इस वैल्यू के वेरिएबल में सेव हो गया। उसके बाद जब मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करवाया तो वो मेरे पास आउटपुट पे 25 प्रिंट हो गया। तो अब हम लोग चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है? हम लोग मैच देख चुके हैं कि मैच ऑपरेटर किस तरह काम करता है और ऑप्शन इनम देख चुके हैं। हम लोगों ने मैच के ऑपरेटर को अब तक जो कस्टम इनम हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी उसके ऊपर लगाया था, लेकिन अब हम लोग मैच के ऑपरेटर को ऑप्शन इनम के इंस्टेंसेस के ऊपर लगाएंगे। उसको लगाने के लिए मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा। वो फंक्शन क्या करेगा कि एक ऑप्शन इनम की इंस्टेंस को एज अ पैरामीटर लेगा और उसमें +1 कर देगा। अब हमारे पास ऑप्शन इनम के दो ही वेरिएंट हो सकते हैं, या तो सम होगा या फिर नन। फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए मैं fn का कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद फंक्शन का नाम दूंगा जो कि +1 दे देता हूँ मैं। उसके बाद पैरामीटर में मैं एक इंस्टेंस लूँगा एज अ पैरामीटर और इस फंक्शन से एक ऑप्शन टाइप की इंस्टेंस को रिटर्न करवा दूंगा। फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं मैच के ऑपरेटर को यूज़ करके मैं दोनों कंडीशंस को मैच करवाऊंगा कि अगर सम हो यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हो तो क्या करे, या अगर नन हो तो क्या करे। सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, fn का कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि +1 रख दिया मैंने। उसके बाद मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा। पैरामीटर का नाम मैंने x रख दिया और इसकी टाइप रख दी मैंने ऑप्शन i32। अब क्योंकि मैं इसी ऑप्शन i32 में +1 यानी कि एक वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ तो रिटर्न टाइप भी मैं यही लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब यहाँ पे
मैं मैच के ऑपरेटर को यूज़ करके मैं दोनों कंडीशंस को मैच करवाऊंगा। मैच का कीवर्ड यूज़ किया मैंने। अब मुझे मैच क्या करवाना है, यानी कि जो मेरे पास पैरामीटर एज इनपुट आ रहा है उसे मैं मैच करवाऊंगा, जो कि x है। x कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं दोनों पैटर्न्स को मैच करवाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे दो ही पैटर्न्स पॉसिबल हैं, या तो सम होगा या नन होगा। सबसे पहले नन को करवा लेते हैं कि अगर नन हो तो रिटर्न भी नन ही कर दो, और अगर सम हो तो अब सम के साथ कोई ना कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर हमारे पास आ रही होगी। तो जैसा हमने बाइंडिंग वैल्यूज़ में पढ़ा था, तो मैं उस वैल्यू को बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ जो कि i है। और अगर सम का पैटर्न मैच हो तो वो क्या करे, वो सम में i+1 कर दे। अब मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। मेन फंक्शन में मैं सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाता हूँ ऑप्शन इनम की, जिसका नाम रखता हूँ 4, और सम वेरिएंट को यूज़ करके मैंने एक इंस्टेंस बना दी। अब इस इंस्टेंस में, यानी कि जिसमें 4 सेव है, उसे पास करता हूँ मैं अपने डिफाइन किए हुए फंक्शन में, जिसका नाम है +1। और इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे मैं रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ, और आखिर में रिजल्ट के वेरिएबल को आखिर में रिजल्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ, रिजल्ट सेमीकोलन। क्योंकि ये एक इंस्टेंस है तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेटर लगाना पड़ेगा। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ गया सम 5। अब हमने अपने कोड में ये देखा कि अगर कोई ऑप्शन इनम की इंस्टेंस को एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर इनपुट देता है और हम मैच के ऑपरेटर को यूज़ करके पैटर्न मैच करवाते हैं, और अगर उसमें नन हो तो नन रिटर्न करवा देते हैं, और अगर सम यानी कि सम के साथ कोई वैल्यू हो तो उसमें +1 करवा के रिटर्न करवा देते हैं। अब हम लोग जो दूसरा वेरिएंट है जो कि नन है उसे पास करवा के देखते हैं फंक्शन में कि क्या आउटपुट आता है। मैं फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम लिखता हूँ और उसके अंदर नन को पास करवा देता हूँ, और ये फंक्शन जो वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा उसे मैं वैल्यू के वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ और फिर प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो अब मेरे कोड में दो इंस्टेंस है, एक है सम वेरिएंट की जो कि 4 है, दूसरी है नन। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास दो आउटपुट आ गए, यानी कि जब पहली इंस्टेंस मैच हुई जो कि सम वेरिएंट की थी तो उसने उसमें +1 कर दिया, और जब सेकंड इंस्टेंस मैच हुई जो कि नन वेरिएंट की थी तो उसने मुझे नन रिटर्न कर दिया। हम लोगों ने अभी कोड में देखा कि ऑप्शन इनम के दोनों वेरिएंट्स को मैच के ऑपरेटर के साथ किस तरह मैच करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है वो क्या है, वो ये है कि हम मैच के ऑपरेटर में दोनों जो पॉसिबल कंडीशंस हैं उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सम की कंडीशन मैच कर देता हूँ, नन की नहीं करता, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, या मैं नन की कंडीशन मैच कर देता हूँ और सम की नहीं करता तो भी एरर आ जाएगा। इसे कोड में देख लेते हैं कि एरर किस तरह आएगा। मैं मैच की कंडीशन से जो नन का पैटर्न मैच करवा रहा हूँ उसे मैं रिमूव कर देता हूँ और कोड को रन करता हूँ, तो मेरे पास एरर आ गया
और एरर मुझे बता रहा है कि पैटर्न डन नॉट कवर्ड, यानी कि एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपने कवर नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सम को कवर नहीं करता और नन को सिर्फ कवर कर लेता हूँ तो भी मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मैंने एक पॉसिबिलिटी को कवर किया है, दोनों को नहीं किया। ठीक है, अब उसने बता दिया कि सम नॉट कवर्ड। तो कोड में हमने ये देखा कि अगर आप ऑप्शन इनम के दोनों वेरिएंट्स को मैच करवा रहे हो तो आपको जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं उन दोनों को कवर करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक को कवर करते हैं और एक को नहीं करते तो आपके पास एरर आ जाएगा।